हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोरा, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे लवण परिवार में। हमने कुछ लवणों के बारे में देखा था, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण। और हम बात कर रहे थे क्रिस्टलन जल के ऊपर। क्रिस्टलन जल की बात जब लास्ट क्लास में हम कर रहे थे तो हमने देखा था क्रिस्टलन जल के अणु किसी पदार्थ में उसको रंग देने का काम करते हैं, है ना। क्रिस्टल्स, जैसे सपोज हमने बात करी थी कॉपर सल्फेट की, तो ये कॉपर सल्फेट हो गया, लेकिन कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हो गया CuSO4.5H2O। तो ये 5H2O क्या है, ये इनको हम बोलते हैं क्रिस्टलन जल के अणु। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बताया था कि जो ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है, इसका रंग होता है नीला, ब्लू कलर का। लेकिन जब आप इसे परखनली में लेकर के इसे गर्म करेंगे, तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये जल के अणु जो होते हैं ये परखनली की दीवारों पर जाकर चिपक जाते हैं और हमको मिलता है कॉपर सल्फेट। ये होता है कलरलेस, रंगहीन, या फिर श्वेत बोल लो आप, सफेद। बात समझ रहे हो। तो ये क्रिस्टलन जल के अणु क्या काम कर रहे हैं, इस क्रिस्टल को कलर देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, क्रिस्टलन जल के अणु किसी पदार्थ को कलर देते हैं, ओके। तो जैसे और क्रिस्टल्स के बारे में बात कर लेते, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था एक क्रिस्टल सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, अभी आप एक पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये जिप्सम है, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। कल एक अभिक्रिया, पिछली क्लास में एक अभिक्रिया रह गई थी ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली, तो हम इसको भी साथ में समझेंगे। ये व्हाइट कलर का होता है। इसके अलावा यदि बात करें आयरन सल्फेट का क्रिस्टल FeSO4.7H2O, इसमें 7 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं और ये होता है ग्रीन कलर का। बात समझ में आ रही है। तो ये क्रिस्टलन जल के अणु हैं जो कि पदार्थ को कलर देने का काम कर रहे हैं। आज हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इस चैप्टर का बचा हुआ हमारा लास्ट पोर्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसको बनाने की विधि क्या है, क्या इसका रासायनिक नाम है, क्या इसका रासायनिक सूत्र है, किस विधि से इसको बनाया जाता है, बनने वाले पदार्थ का नाम होता है क्या होता है, और इसको कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP आपने सुना होगा, बेसिकली जो घर की छतों में हम लोग डेकोरेट करने के लिए करते हैं जी, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको करने के बाद हम जाएंगे चैप्टर की एक्सरसाइज में। चैप्टर की एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो हम आज करेंगे ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमें बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी बताइए। तो जो क्लास में बताया जाता है स्टूडेंट्स, वो सारा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक से एक छोटी से छोटी बात भी मैं आपको नोट के रूप में लिखवाता हूँ। जो नोट के रूप में लिखवाता हूँ, चाहे वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे वहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। जब हम काफी चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, अभी हमने केमिस्ट्री के सिर्फ ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जब हम केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर कर लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस साल में किस किस प्रकार से आए हैं और कितने कितने नंबर में पूछे गए हैं। अभी फिलहाल आपको सारी जानकारियां माइंड में रखनी है। मैं अभ्यास के प्रश्न भी करवा रहा हूं और चैप्टर के बीच में जो प्रश्न है वो भी करवा रहा हूं। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं वहां से एग्जाम में किस तरीके से बात पूछी जाती है वो भी मैं आपको लिखवाता हूँ नोट की फॉर्म में, और अंडरलाइन आपको उस बात पे मैं जोर दे करके कहता हूँ। तो उस चीज को आप जो है माइंड में रखिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो मैंने आपको बोला है आप वो पूछिए, अगली क्लास में मैं उसको जरूर सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम पढ़ते हैं क्रिस्टलन जल के अणु। आप समझ गए क्रिस्टलन जल के अणु मतलब वो क्या करते हैं, क्रिस्टल को कलर देने का काम करते हैं। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं अपना, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले लिखेंगे इसका रासायनिक
नाम, इसका रासायनिक नाम होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम। कुछ चीजें मैंने आपको बताया था याद करनी होती है, तो इसको डायरेक्ट याद करेंगे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, हेमी मतलब आधा। तो बताइए मुझे इसमें जल के कितने अणु होंगे? एक कैल्शियम सल्फेट के साथ, एक कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ आधा अणु जल का होगा। अभी मैं नीचे सूत्र लिख करके बताता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। रासायनिक नाम और फिर है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ मतलब हेमी, हेमी का मतलब मैंने बताया था आपको, हेमी मतलब आधा होता है ना। CaSO4 डॉट हाफ H2O। कैसे बनता है निर्माण प्रक्रिया? निर्माण प्रक्रिया इसकी है, जिप्सम को थ्री 373 केल्विन पर गर्म करने से, 373 केल्विन पर गर्म करने से निर्माण होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैसे? जिप्सम का सूत्र ये रहा, कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O। नाम लिखेंगे इसके नीचे, जिप्सम। इसको जब हम गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तो ये बन जाता है, ये अपने कुछ जल के अणु त्याग लेता है और ये आधा अणु जल का रह जाता है। हेमीहाइड्रेट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, और साथ में जल जो होता है बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, अभी आधा अणु, आप सोचिए जल का आधा अणु कैसे काम करेगा। तो इस रिएक्शन को मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 1.5 था, 1 इंटू 1/2, 1.5 मतलब 1.5, 1.5 में 2 की गुणा कर रहा हूँ तो 3 हो जाएगा। इसको मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 2 दूनी 4 H2O हो गया, 3 H2O इधर हो गया, और 2 का आधा कितना हो गया? 1। 3 और 1 4 H2O। मतलब कि होता क्या है, कहने का मतलब ये है, ये आधा अणु एग्जिस्ट नहीं करता, आधा अणु एग्जिस्ट नहीं करता, पर मतलब क्या है कि दो दो कैल्शियम सल्फेट के जो अणु हैं उनके साथ एक जल का अणु होता है। बात समझ में आ रही है? दो दो कैल्शियम सल्फेट के अणुओं के साथ एक जल का अणु होता है। चलिए ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, वापस से उसी फॉर्म में लिख देता हूँ जैसे आप लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, 1 होल 1/2। इनके नीचे नाम लिख देते हैं, ये हो गया जिप्सम, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ, ओके, और ये हो गया जल। तो ये थी निर्माण प्रक्रिया, यह है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को आपको याद रखना है। इसमें अब इससे रिलेटेड कुछ इसके प्रयोग देख लेते हैं। प्रयोग, तो प्रयोग आपने कहाँ कहाँ देखे होंगे? जो बेसिक प्रयोग देखे होंगे वो देखे होंगे घर की छत के सजावट में, उस पर आप जो डिजाइन बनाते हैं वहां पर खिलौने बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने बनते हैं, खिलौने बनाने में, ओके, और मूर्तियां बनती हैं, मूर्तियां बनाने में। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाउडर फॉर्म में रहता है, और जब आप इसमें जल मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। ठीक है, कहीं अगर आपके आसपास कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, मकान बनने का, तो वहाँ से थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस लेके आना, या फिर आप दुकान से परचेज करके ला सकते हो, और उसमें पानी मिला करके देखना। तो जब आप पानी मिलाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो क्या अभिक्रिया होती है? पानी मिलाने पर यह ठोस पदार्थ, ये लिख दिया होगा आपने, इसको मिटा देता हूँ। पानी मिलाने पर यह ठोस बन जाता है। कैसे? ये रहा CaSO4 डॉट हाफ H2O,
इसमें आपने पानी मिला दिया तो ये वापस से क्या हो जाता है, जिप्सम बन जाता है, जो कि क्या होता है, ठोस होता है, ये ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, ये जिप्सम है। तो ये प्रक्रिया होती है पानी मिलाने पर। नेक्स्ट लिखेंगे पानी मिलाने पर। यह ठोस बन जाता है, जाता है। ठीक है ना। तो इसके कुछ यूजेस हैं। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं कि साज सजावट का सामान बनाने में, साज सजावट का सामान बनाने में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा जब डॉक्टर के पास कोई टूटी हुई हड्डी का आप इलाज कराने जाते हैं तो वो क्या करता है, उस हड्डी को फिक्स करने के लिए वहां पर प्लास्टर लगा देता है, तो वो प्लास्टर भी यही है। ठीक है, और लिख लेते हैं इसमें, डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को, टूटी हुई हड्डी कर लेते हैं, टूटी हुई हड्डी को सही करने में या फिक्स करने में। ठीक है, तो इतने यूज बहुत है। ठीक है, इतना यूज बहुत है प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित। आपने देखा किस प्रकार से जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से वापस जिप्सम बन रहा है। ये जरूर लिखना आपको निर्माण प्रक्रिया में कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के कुछ अणु को त्याग देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, हमने चैप्टर में स्टार्टिंग करी थी अम्ल, क्षार एवं लवण के साथ। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लिटमस पत्र और विभिन्न जो सूचक हैं, सूचकों से हम कैसे डिफाइन करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। हमने कुछ प्राकृतिक सूचकों को देखा और कुछ संश्लेषित सूचकों को देखा। उसके बाद हम आए थे रासायनिक गुणधर्म में, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म, वहां पर हमने कुछ उनके इंपॉर्टेंट गुणधर्म देखे। इसके बाद हम आए थे कि किस प्रकार से हम प्रकृति चेक करेंगे, किस प्रकार से हम देखेंगे जलीय विलयन में, जलीय विलयन में किस प्रकार से अम्ल और क्षार की क्रिया जो होगी वो हमने देखी। उसके बाद हमने पीएच स्केल के बारे में समझा, पीएच स्केल के दैनिक उपयोग के बारे में समझा और लास्ट में हमने सॉल्ट फैमिली के बारे में समझा, जिसमें हमने 5-6 सॉल्ट्स को काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया, चाहे उनका रासायनिक नाम हो चाहे रासायनिक सूत्र हो। तो मैंने आपको बोला था इन सभी का आपको रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि और इम्पोर्टेंट प्रयोग, ये 4 चीजें, ये 4-5 चीजें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपके बुक के अभ्यास में है। तो चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर लेता है। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर लेता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। लाल लिटमस को नीला कौन करता है, अम्ल करते हैं या क्षार करते हैं। हमने बोला था नीले लिटमस को लाल करने वाले अम्ल होते हैं, लाल लिटमस को नीला करने वाले क्षार होते हैं। तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, क्वेश्चन सुन लिया ना आपने, क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वो 4 ऑप्शन क्या क्या है। नंबर 1 है ऑप्शन है 1 होगा उसका पीएच, नंबर 2 4 होगा इसका पीएच, नंबर 3 5 होगा उसका पीएच, या फिर 10 होगा उसका पीएच। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, विलयन की नीले लिटमस को, सॉरी लाल लिटमस को नीला कर रहा है, मतलब क्या है, क्षारीय विलयन है, पदार्थ जो है क्षारीय है। मतलब कि उसका पीएच कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 7 से 14 के बीच में होना चाहिए। हमें ये भी पता है जो क्षारीय विलयन होते हैं उनका पीएच 7 से 14 के बीच में। 7 से 14 के बीच में कौन सी संख्या है, ये संख्या, मतलब आंसर करेक्ट होगा हमारा चौथा वाला। ठीक है, इस प्रकार से कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। तो हमने देखा था ये अभिक्रिया हमने करी थी, चूने को गैस को सॉरी जो गैस बनी वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, और ये हमने देखी थी अम्लों की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल कौन सा है इसमें, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपने अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी तो आसान क्वेश्चन है, NaCl, HCl, LiCl और KCl। तो HCl के साथ हमने अभिक्रिया देखी थी, वहां से बन रहा था कार्बोनेट्स बन रहे थे,
और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो चूने के पानी को दूधिया कलर कर देती थी, और यदि ज़्यादा देर तक इसको अधिकता में प्रवाहित किया जाता था तो ये उसको गायब कर देती थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। समझ में तो आ रहा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पीछे काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किए थे। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन लग रही है तो पिछली क्लास को आप रिवाइज कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। NaOH का 10 मिलीलीटर विलियन, NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। देखिए आपको ना एग्जाम में आपसे, जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा, उसको अच्छे तरीके से समझा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ऐसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। कैसे पूछा जा रहा है, अभी 2 क्वेश्चन आपने देख लिया ना, कैसे घुमा फिरा के पूछेंगे। तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपके दिमाग में चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन करने से पहले चैप्टर को एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। ठीक है, NaOH का 10 मिलीलीटर विलियन, NaOH का 10 ml विलियन यदि हम लेते हैं तो वो HCl के 8 ml विलियन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। हमने देखा था NaOH और HCl के बीच में उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही थी, यानी एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, उदासीन कर रहे थे। तो 10 ml NaOH में 8 ml HCl मिलाऊंगा तो ये पूर्णतः उदासीन हो जाएगा, मतलब कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्णतः रूप से हो जाएगी। यदि हम NaOH के उसी विलियन का 20 ml लें, मतलब कि अब की बार मैं कितना ले रहा हूं, 20 ml, तो HCl कितना लेना पड़ेगा मुझे कि ये जो है पूरी तरीके से उदासीन हो जाए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 10 में 2 से गुणा हुई है 20 हो गया, तो 8 में भी 2 से गुणा हो जाएगी, 16 ml मुझे HCl विलियन चाहिए होगा। कितने ml HCl विलियन की आवश्यकता पड़ेगी, 16 ml HCl विलियन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट है, सीधा सीधा, आपको आएगा तो आप सही कर देंगे, नहीं आएगा तो गलत कर देंगे। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो आपको पता है कि अपच का उपचार करने के लिए हम एंटासिड का यूज करते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन एंटासिड जो होगा वो सही होगा। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो कुछ अभिक्रिया की, इनमें से एक अभिक्रिया की मैं लिख लेता हूं। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी सीधे सीधे। ये रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इनको हम रहने देते हैं। आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करते हैं, क्योंकि समय जो है कम है। छठा क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, हम इसको पढ़ चुके हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं। एक एल्कोहल का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, CH3OH मैथिल एल्कोहल, और ये ग्लूकोज रहा C6H12O6। इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है कि नहीं है। क्वेश्चन सीधा 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 पूछा गया है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, लेकिन हम इनको अम्ल नहीं बोलते। क्यों नहीं होते हैं? तो हमने प्रैक्टिकल किया था, हमने एक जगह पर ये लिए थे, एल्कोहल लिए थे और HCl लिया था, H2SO4 लिया था। ठीक है, हमने देखा था कि ये वाले जो हैं ये विद्युत का चालन कर रहे थे। प्रैक्टिकल याद है ना, बल्ब जल रहा था जहाँ पर, तो इन वाले में जल रहा था, इनमें नहीं जल रहा था। हमने कहा था कि जो इनका जलीय विलयन जब बनाया जाता है तो वहां पर ये H आयन उत्पन्न नहीं करते, हाइड्रोजनियम आयन नहीं बनाते। क्योंकि हाइड्रोजनियम आयन नहीं बनते, इसीलिए इनको हम अम्ल की कैटेगरी में नहीं रखते। हाइड्रोजन आयन इसमें नहीं बन रहे हैं जलीय विलयन में, इसीलिए ये अम्ल नहीं है। इनमें हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं, ये अम्ल है। बात समझ में आई। क्रियाकलाप वही वाला आप लिखेंगे जो हमने बल्ब वाला करा था। आश्रित जल विद्युत का चालक होता है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा का जल होता है। विद्युत का चालक होने के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए, आयंस चाहिए। वर्षा के जल में आयंस होते हैं, आश्रित जल में आयंस नहीं होते हैं, वो उदासीन होता है। इसीलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं करता है। वर्षा के जल का पीएच मान 7 से थोड़ा कम होता है, ये थोड़ा अम्लीय होता है, तो इसमें H आयंस उपस्थित होते हैं, इसीलिए वर्षा का जल विद्युत का चालक करता है। जल की एक क्वेश्चन देखो, एक प्रैक्टिकल, उस पर 2 क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन पूछ लिया डिफरेंट तरीके से। जल की अनुपस्थिति में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आश्रित जल वाला, ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। देखो इंपॉर्टेंट सा प्रैक्टिकल है कि यदि आप क्या करेंगे, यदि आप किसी शुष्क पदार्थ पर लिटमस पत्र करेंगे, है ना, मतलब कि सपोज आप क्या करते हैं,
सपोज अभिक्रिया में कोई गैस बनती है, ठीक है, कोई गैस बनी और ये गैस जो है, इस गैस को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये ऐसे परख नली से ऊपर गैस निकल रही है, इसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं लिटमस पर, आपने यहाँ पे लिटमस लगाया, ठीक है। अब ये गैस क्या है, शुष्क गैस है, शुष्क गैस मतलब ड्राई गैस है, ठीक है। तो आप देखेंगे लिटमस का कलर चेंज नहीं होता, लिटमस का कलर चेंज नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गीला लिटमस लेना पड़ेगा, गीला, इसको भिगाना पड़ेगा थोड़ा गीला। जब आप इसे गीला करेंगे फिर ये शुष्क गैस को जब आप पास कराएंगे तो तब आप देखेंगे कि लिटमस का कलर चेंज हो रहा है। इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि जो जल है, जल के बिना हम, जल की अनुपस्थिति में हम किसी विलयन का व्यवहार नहीं बता सकते। तो यदि ये अम्लीय है, वो कह रहा है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके लिए उसमें आयन्स अलग होने चाहिए। आयन्स तब अलग होंगे जब जल की उपस्थिति होगी, बिना जल की अनुपस्थिति में वो आयन्स में विभाजित नहीं हो सकता। और जो ये यहाँ पर हमको तब पता लगेगा ये अम्लीय है क्षारीय है जबकि उसमें आयन्स बनेंगे, और जल की अनुपस्थिति में आयन्स नहीं बनते, वो H आयन्स में टूटता नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज इसमें लिखेंगे। 5, चलिए शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से कर लेते हैं। पीएच स्केल पर आधारित क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा रहेगा, घुमा फिरा के पूछा रहेगा। तो एक घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। 5 विलयन है A B C D E, इसको हमने पीएच से जांच करी और इनके मान आए 4, 1, 11, 7, 9। अब पूछ रहे हैं कौन सा विलयन उदासीन है, उदासीन बताइए। 7 वाला उदासीन है, डी उदासीन। सेकंड पूछ रहे हैं कौन सा विलयन प्रबल क्षारीय है, प्रबल क्षारीय जो 14 के सबसे नजदीक होगा, 14 के सबसे नजदीक सी है, ये हो गया प्रबल क्षारीय। समझ रहे हो ना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो चैप्टर में पढ़ा वो आपके दिमाग में है, आपको याद है। नहीं है तो पहले उसको रिवाइज कीजिए, फिर ये एक्सरसाइज करने में आपको मजा आएगा। प्रबल अम्लीय है, प्रबल अम्लीय जो 0 के नजदीक, 0 के सबसे नजदीक कौन, ये बी, प्रबल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय जो 7 के नजदीक, 7 के नजदीक कौन, ये 7 से कम और 7 के नजदीक, ये दुर्बल अम्लीय, 7 से कम और 7 के नजदीक। और दुर्बल क्षारीय तो ये 7 के नजदीक लेकिन 7 से ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया दुर्बल क्षारीय। आगे बात समझ में। तो इस टाइप से पीएच स्केल पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से ज्यादा की तरफ अरेंज करना है, कम पीएच जिसका होगा उससे ज्यादा की तरफ। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो दही बन जाने पर इसका पीएच, दही कैसी होती है स्टूडेंट, दही होती है खट्टी, खट्टी दही का पीएच क्या होगा, कम होगा, मतलब 7 से कम होगा, मतलब अम्लीय होगा। तो ताजे दूध का पीएच होता है 6, दही बन जाने पर इसका पीएच कम हो जाएगा, मतलब 0 की तरफ आएगा, तो ये अम्लीय हो जाएगा। तो आप कहेंगे दही बन जाने पर इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी और इसके पीएच में गिरावट हमको दिखेगी, यानी 6 से इसका पीएच कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पीएच स्केल क्या है, किस विलयन का पीएच मान क्या होता है। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चैप्टर आप रिवाइज कीजिए, अच्छे तरीके से समझिए, एक्सरसाइज करने में आपको मजा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर में जो जो बातें बताएगी वो आपको अच्छा लगा चैप्टर पढ़ के। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।